नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ ले ली और जो पूर्व हो चुके हैं अब धनंजय वाई चंद्रचूड़ वो पूर्व हो चुके हैं। नए सीजेआई साहब ने शपथ ले ली है और जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, धनंजय वाई चंद्रचूड़ साहब थे, उनका कार्यकाल 2 साल का रहा और उनके पिता वाई चंद्रचूड़ वो भारत के सबसे लंबे पीरियड के वो रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल एज ए सीजीआई उनका रहा है, करीबन 7 साल के करीबन, और इनका भी आधुनिक दौर में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हम अगर कुछ पिछले सालों में देखें 10-15 साल में, तो 2 साल का कार्यकाल इनका भी रहा है। इसके बाद जो आने वाले मिस्टर संजीव खन्ना है, जस्टिस संजीव खन्ना है, वो उनके चाचा भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बन जाते, लेकिन जो आजकल आपने देखा ना, एक संविधान की किताब लेकर के घूमता जिसके अंदर कोरे पेज है, राहुल गांधी, संविधान की रक्षा करने वाला, उसकी दादी ने इनको सीजीआई नहीं बनने दिया क्योंकि वो इनसे किसी मामले में किसी जजमेंट पे नाखुश थी, तो इनको मुख्य न्यायाधीश भारत का नहीं बनने दिया। और इसके अलावा और भी अवसर है, जब एएन रे थे, एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनाए गए, वो 3 लोगों को सुपरसीड करके, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शैलेट एंड जस्टिस हेगड़े, इन 3 लोगों को जो सीनियरिटी में थे, इनको सुपरसीड करके एएन राय को बनाया गया था, अजीत राय को जो है सीजीआई बनाया गया था। तो मतलब ये तो खैर जो संविधान की जो बात करते हैं, तो उनको सिर्फ मैं एक आईना दिखा रहा हूं, लेकिन ये दोनों भी किसी न किसी परिवार से आते हैं। ये कोई आम आदमियों की तरह नहीं आते हैं, जैसे आप और हम या कोई भी अच्छा सा अच्छा वकील या डिस्ट्रिक्ट जज का कोई डिस्ट्रिक्ट जज किसी उसमें बना हो, मुझे याद नहीं आता, या हो सकता कोई एक आध कोई रहा हो, कंफर्म मैं नहीं हूं कि कोई जो न्यायिक परीक्षा पास करके आता वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बना हो। सीजीआई तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हो, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये परिवार से आते हैं ऐसे सारे के सारे, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम का मैं बताता हूं कौन है कोलिजियम सिस्टम। ये पैदा हुआ उस व्यवस्था से पैदा हुआ जब अभिषेक मनु सिंघवी सरी के लॉयर, बड़े बड़े वकील जज बनाया करते, और जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री या कांग्रेसी मंत्री या कांग्रेस की सरकार इनको जज बनाती थी। तो वही बाद में एक जो पूरा एक उनके हिसाब से जो विचारधारा थी, वो विचारधारा एक कोलिजियम में बन गई। फिर आगे तो कोलिजियम सिस्टम बन गया। इस सरकार ने कोशिश करी थी लॉ लाने की, जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम को अपॉइंटमेंट कमीशन करके जो है लाने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने टर्न डाउन कर दिया था। तो मतलब जो भी आ रहे हैं सारे के सारे वही है। लेकिन ये बात हो गई, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, जो 2 साल तक हो रहे, उनके जब रिटायरमेंट का टाइम आया 5-10 दिन पहले, उन पर चारों तरफ से जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उसने उनको प्रहार करना शुरू कर दिया, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जबकि चंद्रचूड़ साहब के बहुत से जजमेंट, अधिकतर जजमेंट इनके पक्ष में थे, वामपंथी गैंग के पक्ष में थे, और पूरे जो इनका इकोसिस्टम था पूरे इन 2 साल में उनकी प्रशंसा करता था। लेकिन एक आध उनकी मर्जी से नहीं हुआ, जैसे उमर खालिद को बेल देना, या एक आध ऐसे केसेस थे, मतलब ऐसे केसेस थे जो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, उससे ये बौखलाए हुए थे और ये इंतजार कर रहे थे। ये बीच में उन्होंने नहीं बोला कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो है ऐसे है या वैसे, जो आरोप आज लग रहे हैं। अब जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, उनको खाली पुराने जजमेंट जो थे उनको डिलीवरी करना था, तब इन्होंने सिस्टमेटिकली जो है उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जो इनकी आदत है। इवन उससे पहले भी जब कोई केस चलता है कोर्ट में, तो ये जो है उस पर वो करते हैं, उससे पहले दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए या लेख के जरिए, इस टाइप का जो है
ये दबाव बनाना शुरू करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत से जज इस दबाव में आते हैं, क्योंकि आज भी अगर आपको इंटेलेक्चुअल अपने को घोषित करना है तो आपको इनके शरण में जाना पड़ेगा। अब इनका मैं आपको बताऊं, अभी एक सौरभ दास करके एक कोई छोटा मोटा कोई वो है, तो उसने एक बड़ा आर्टिकल लिखा इनके खिलाफ कि ये राइट विंग के हैं। हालांकि कहीं भी राइट विंग का कहीं भी इनका दिखाई नहीं दिया, अक्सर ये राइट विंग के खिलाफ ही रहे, लेकिन इन्होंने उन पर दबाव डालने के लिए, लेकिन ये दबाव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर नहीं है। अब मैं आपको एक चीज आप बड़ा ध्यान से रखिए, ये दबाव किस पर है। इससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तटस्थ विश्लेषण के लिए, देश के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डीवाई चंद्रचूड़ पर जो हमला जो हो रहा है वो किस पर दबाव डाला जा रहा है। आने वाले सीजीआई पर, आने वाले जो वर्तमान जजेस हैं या जो आगे सीजीआई बनेंगे और जो भी सिटिंग भी है, उन पर दबाव डालने के लिए कि हम लोग कितने खूंखार लोग हैं। अगर आपको याद होगा तो जस्टिस गोगोई थे, सीजीआई गोगोई थे, जिन्होंने राम मंदिर, जिनके उसमें राम मंदिर अयोध्या पर फैसला आया था, तो इन्होंने उनकी भी अंतिम समय पर जो है कैरेक्टर एसिनेशन किया। एक महिला को इन्होंने प्लान किया कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और फिर ये तो लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। हालांकि जो गोगोई साहब थे और 3-4 जज और थे, उन्होंने तत्कालीन सीजीआई थे जो अरुण मिश्रा थे या कौन थे, उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारत के न्यायिक इतिहास में, अब तक के टोटल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जजों ने जो है सीजीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, और उसमें ये प्रशांत भूषण और जितने भी ये लोग थे सब वो थे। बाद में उन्हीं जस्टिस गोगोई को, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अयोध्या पर फैसला दिया, उनका फिर इन्होंने कैरेक्टर एसिनेशन किया। उनको राज्यसभा अभी तक नहीं छोड़ रहे, वो राज्यसभा में गए तो वहां भी जो है कि साहब ये इन्होंने जो फैसला दिया इसके बदले दिया, अयोध्या वो जो राम मंदिर पर जो फैसला दिया। हालांकि ये वही लोग हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस के एक जज थे बहरुल इस्लाम, असम से आते थे, वो वहां से एमपी भी रहे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज भी रहे या सीजीआई रहे, कुछ भी रहे। वहां से रिटायर होने के बाद वो कांग्रेस के रहे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो हारे तो उनको संसद में भेज दिया। फिर जो है उनको फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर कभी वो ये करते थे, राजनीति में आते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब ये तो एकदम में सीधा पार्टी का व्यक्ति है। और मैक्सिमम लोग जितने भी जजेस हैं, इन सब का पार्टी बैकग्राउंड है। इस पर एक पिटीशन भी चली थी, तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि किसी पार्टी के प्रति वो हो, एफिलिएशन रहा हो, लेकिन जब वो फैसला देता तो एज ए जज देता। तो आप ये देखिए कितना ये लोग दोगले हैं। यहां पर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा में भेजा तो उस पर क्रिटिसाइज किया, और जो बहरुल इस्लाम थे उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसके अलावा भी कई जजेस ऐसे जिन्होंने कोई ना कोई पोस्ट ली। तो ये जो चंद्रचूड़ साहब पर जो हो रहा है हमला जो उन्होंने किया, ये सिर्फ नए जजों को डराने के लिए, नए सीजीआई को डराने के लिए कि अगर तुमने हमारे हिसाब से नहीं फैसले दिए तो हम जो है जैसे हमने इनके साथ किया है वैसे आपके साथ करेंगे। तो ये जो वामपंथी गैंग है क्या चाहता है, ये चाहता है कि जजेस उनके हिसाब से फैसला दे। जो कार्यपालिका और विधायिका है, न्यायपालिका उन सबके ऊपर आ जाए। ये जो संसद है या विधानसभा है, ये जो है इरिलेवेंट हो जाए, इनका कोई संबंध ही न रहे, ये जो है असंगत हो जाए, और जो भी फैसला देना होगा हम दे देंगे, वही कानून बने। ये वो चाहते थे, लेकिन कानून वो बने, फैसला वो दे जो हम डिक्टेट करें। इनका बस चलता है तो पूरा जजमेंट दे देते कि ये जजमेंट साहब आपने सिर्फ वहां पर बोलना है। तो ये इनकी वो प्रवृत्ति है। तो इन्होंने बहाना क्या बनाया कि अब ये चंद्रचूड़ साहब उनके घर क्यों गए थे, सॉरी प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रचूड़ साहब के घर में क्यों गए थे गणेश उत्सव के दौरान, बस कि वह इसलिए वो राइट विंग हो गए। या अयोध्या में क्यों वो किया, जो अयोध्या का फैसला है
हालांकि वो 5 जजों का था, जिसमें मुस्लिम जज भी थे, सिख जज भी थे, लेकिन ठीक है ना, इनमें फोड़ना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में गया और भगवान से, मंदिर में गया जहां भी गया, लेकिन मैंने भगवान से कहा कि मेरे पे कोई दबाव ना हो, मैं ऐसा फैसला दूं। दबाव का मतलब ये, मंदिर में आने का मतलब ये नहीं कि आप जो है मतलब हिंदू के प्रति एज ए जज जो है फैसला दे देंगे, जबकि इन्होंने एंटी हिंदू फैसले भी दिए हैं। शबरीमाला वाले में जो है इन्होंने वो फैसला दिया है कि जिसमें एक कोर्ट का हुआ है, जजमेंट है, वो उस शबरीमाला मंदिर का जो है अपना नियम है कि कोई 15 से 50 साल तक की जो महिलाएं होती हैं, जिनको रजस्वला आता है, पीरियड्स आते हैं, वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर है वो किसी उससे नहीं है, लेकिन जो उनकी मान्यता, उस मंदिर की मान्यता, ये नहीं कि सारे मंदिर में, पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, सिर्फ एक ऐसा ही मंदिर है जो उनकी मान्यता के हिसाब से है। उस पर इन्होंने, इसी कोर्ट ने, जिसमें ये भी थे, पता नहीं सीजीआई थे या जज जी थे, फैसला दिया था इन्होंने कि नहीं, सब जा सकती है। ऐसा फैसला मैं आपको दूसरा बताता हूं, ऐसा फैसला ये तभी दे सकते हैं अगर मामला हिंदुओं का हो। आपको याद है एक वसीम अकरम त्यागी थे, वसीम अकरम थे, बाद में वो हिंदू बन गए थे, वो लखनऊ शिया बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, पीआईएल दायर करी कि कुरान में कोई ऐसे कई अंश हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। तो इन्होंने बजाय सुनने के उस पर ये 50,000 या 5 लाख का जुर्माना लगा दिया था वसीम अकरम पर। और मतलब वहां तो ये टच नहीं कर सकते, लेकिन यहां इन्होंने जो है उन मान्यताओं को बगैर ध्यान में रखे हुए यहां पर उनका वो आ गया, जाने की स्वतंत्रता या जो भी संविधान के वो है। तो इस टाइप के ये लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ हमारे हिसाब से ही वो करें। इस कोर्ट ने ये तब बड़े खुश थे जब धारा 377 को खत्म किया। धारा 377 यानी अवैध संबंध समझ लीजिएगा आप। अवैध माने सेम सेक्स, यानी आप महिला महिला या पुरुष पुरुष या पुरुष और जानवर, उसको इन्होंने कहा नहीं ये सही है अगर कंसेंट ना हो। तो इस ढंग से इन्होंने वो किया। और उसके अलावा जो एक एडल्टरी यानी व्यभिचार, जो धारा 497 में, उसको भी इन्होंने खत्म किया, जिसमें कोई महिला किसी और के साथ जो है संभोग कर सकती है या संबंध बना सकती है। तो ये इनका वो था, ये एक ऐसा वो था 377 और 497 जो पूरा वामपंथ चाहता है, जिसकी ये प्रैक्टिस करते हैं। आप कोई भी वामपंथी नेता उठा लीजिएगा पूरे दुनिया में, माओ से लेकर के, और ये जो उत्तरी कोरिया का है जिम किंग उन है, क्या है, किम इल सुंग का नाती जो है, तो ये क्या है, इनके सब महिलाओं से संबंध है। तो इन्होंने एक हर चीज को ये एक वो देते हैं, एक कानून बनाते हैं अपनी तरफ से कि नहीं ये हमारा शरीर है, हमारी व्यवस्था है, ये है वो है। तो इतने मतलब ये जो व्यभिचार का वो है, उसको एक कानूनी रूप इन लोगों की वजह से ही मिला, और बड़ा इन्होंने खुशियां मनाई। तो इनको कहां पर वो पड़ा। अब आप ये देखें कि किसको नहीं दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने, केजरीवाल ने जैसा सुप्रीम कोर्ट और पूरी जुडिशरी का मजाक उड़ाया, फिर भी वो आज खुलेआम घूम रहा है। इन सबको राहत इसी कोर्ट ने दी। मतलब आप ये देखिए कि ये कानून इसी उसमें बना, मतलब जो भी इन्होंने व्याख्या जो करी कि जो है बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो ये सिर्फ केजरीवाल और 2-3 लोगों के लिए बनाए गए। तो अभी इसमें जो एक सौरभ दास है, तो उसने इनके खिलाफ एक बड़ा पत्र लिखा, और उस पत्र को एक पूरा यही गैंग और लिमिटेड लोग हैं। और किस में लिखा उसने, कारवा एक मैगजीन है, अगर आपको याद होगा, वो जो है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वो कहानियां बनाती है। ऐसे ही जो है उसके खिलाफ भी किया था उन्होंने। अजीत डोभाल जो एनएस है, उनके बेटे के खिलाफ भी ऐसी कहानी बनाई। ऐसे ही इन्होंने वो भी किया था। एक जज लोहिया थे, उसके जो उनको हार्ट अटैक से मरे, उस पर भी उन्होंने कहानी बनाई कि ये जो है इस सरकार ने मरवाया। तो कारवा का इतिहास रहा, तो उसमें ये लिखने वाला है। और क्योंकि उसमें कारवा ने बाद में माफी मांगी,
कि नहीं ये हमने नहीं वो किया, इसके लिए दोषी वो है, राइटर है, हमने तो केवल छापा। तो ये कौन कौन है इसमें जो इनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं? दुष्यंत दवे, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, बड़े सीनियर लॉयर है, और बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो इनका काम पूरा जितना भी है सुशील दवे का, हिंदुओं के खिलाफ सारे केसेस में ये जाते हैं। इंदिरा जयसिंह सिर्फ वो नहीं है, वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, इनका एक एनजीओ भी है जिसको फंड बाहर से मिलता था। प्रशांत भूषण, ये जो है, जो सौरभ दास जो मैं कह रहा हूं, इसके वो रिट्वीट करने में सारे वो लगे थे। राजदीप सरदेसाई, प्रिंट नहीं, वायर, और इस ढंग से पूरा वामपंथी जो लेफ्ट लिबरल गैंग और एंटी हिंदू गैंग है। आरफा खानम हो गया तो वैसे ही उसकी है, द वायर की है, और जो वायर का जो अध्यक्ष है वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन है, ये सारे के सारे इस पे लगे थे। तो सिर्फ इसलिए कि जज साहब पर दबाव डाला जाए। इनके कार्यकाल में जो ये कह रहे हैं कि ये राइटिस्ट, इनका यही है कि ये दक्षिणपंथी हो गए थे, जबकि मैं कह रहा हूं कि सबसे, हालांकि उस बेंच में चंद्रचूड़ साहब थे या नहीं थे मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके ही कार्यकाल में कांवड़ यात्रा पर इन्होंने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि थूका हुआ मुता हुआ जो है वो यात्री खाए, यात्री खाना, उस खाना पीने को खाए जिसमें ये मूतते हैं, थूकते हैं। उस पर जब योगी सरकार ने बैन लगाया तो इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से उस बैन को हटवा दिया। और एक सबसे बड़ा पाप क्या किया उन्होंने, इलेक्टोरल बोर्ड, जिसको वामपंथी अपना वो समझते हैं, विजय समझते हैं, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्टोरल बोर्ड को खत्म कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो क्या सिस्टम है अब, क्या है, कालाधन। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो थी, व्यवस्था थी, किसने खरीदा, किसने दिया, किसको दिया, ये सब चीजें हैं। जरूर नहीं कि उसको सार्वजनिक रूप से करें, और इससे यह गलत था, क्योंकि अगर आपने सार्वजनिक कर दिया किसी उद्योगपति के पैसे को, तो जो विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, जो अडानी अंबानी करते हैं, वो उनका नुकसान करेंगे। आपने देखा अडानी को कितना नुकसान किया इन्होंने, हालांकि उसमें ना अडानी ने पैसा था ना अंबानी का था, लेकिन ये लोग कितने इस देश के प्रति जो है कितनी घृणा रखते हैं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जाने दिया, खत्म होने दिया। जब अडानी के शेयर गिरे थे तो लाखों करोड़ों लोग डूब गए थे, हालांकि अडानी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो शेयर फिर उसी जगह पर आ गए। लेकिन जब शॉर्ट सेलिंग में जो है इन्हीं लोगों ने वो खरीदा, और इन्हीं के जो वो थे, वो जो हिंडनबर्ग वाला एंडरसन है, उसने अपना कमाया, इनको मोहरा बना दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आपने खत्म किया, ठीक है, चलो, हालांकि उसका कोई लॉजिक नहीं था कि साहब आरटीआई के दायरे से बाहर, आरटीआई के दायरे में जजों ने खुद को अलग रखा हुआ, तो ये कोई आरटीआई कोई फंडामेंटल कानून नहीं है। लेकिन चलो आपने कर दिया, तो आपने इसके अल्टरनेट क्या व्यवस्था बनाई, वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई आपने, कि जिसे काले धन पर रोक लगी। अब तो खुलेआम काला धन चल रहा होगा, जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर दिए है तो क्या चल रहा है, काला धन चल रहा, उगाही चल रही है, जिसके बाद जाओ वो किसी भी व्यवसाय से आप उगाही कर लो। तो ये सबसे बड़ा भारत के अर्थव्यवस्था को और उद्योगपतियों को हरेस करने वाला जो है ये रीजन था। और इसमें ये सबसे ज्यादा जो है हर्ष मनाते हैं ये लोग। अभी जो है एएमयू को जो है उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा। अगर यही मामला उसका होता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे होता, और उसको कहते ये हिंदू है, तो ये नंगा नाच कर लेते। लेकिन बड़े खुश है कि साहब इन्होंने जो है उसका अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा। और क्यों रख, मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा देश तो सेक्युलर देश है, पंथनिरपेक्ष देश है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सब अल्पसंख्यक वो संस्थान है, और इसमें जो है कोई आरक्षण, बाहर वालों को किसी कोई आरक्षण नहीं होगा। 50% तो मुसलमानों के लिए है, बाकी जनरल है, लेकिन जो दलितों को और ओबीसी के लिए जो अन्य जगह आरक्षण है पूरे शिक्षण संस्थानों में या और इंस्टीट्यूशन में, वो यहां नहीं है, वहां पर ये नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बार बात पर खुश है वो, और इसका इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला आता है। तो फैसला था तो ऑलरेडी पूरी जुडिशरी इनके दबाव में है। आम आदमी कहीं स्टैंड करता है क्या? तो इन सब का पूरा लुब्बे लुभाव था कि आप सबको बेल दे रहे हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्यों नहीं बेल दे रहे हैं इस नए कानून के हिसाब से? शर्जील इमाम कौन था जिसने बोटल नेक वाली, चिकन नेक वाली थ्योरी निकाली थी कि ये जो
भारत के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यहां पर हमारी जनसंख्या बहुत है, हम कभी भी यहां इसे काट देंगे और उसको अलग कर देंगे। आप सोचिए ऐसे देशद्रोही को। और उमर खालिद खालिद कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग का, इसका बाप सिमी का नेता था, पता नहीं अध्यक्ष था या क्या था, और पूरी दिल्ली को जलाया इन्होंने। तो इनको वही चाहिए कि आप जो है ऐसे लोगों को खुला छोड़िएगा, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो ऐसे काम करे, जो देश के खिलाफ काम करे, जो देश के टुकड़े टुकड़े करे, उसमें तैयार हो। और दिल से ये लोग क्या चाहते हैं, ये जो वामपंथी एंटी हिंदू गैंग जो है, जिसमें इंक्लूडिंग राहुल गांधी जो आज देश को तोड़ने में लगा हुआ है, वो ये चाहता है, बाल्कनाइजेशन चाहता है। जैसे बाल्कनी एरिया के जो देश है अलग है, उनको जो है पहले एक हुआ करते, अब वो अलग कई देशों में बंट गए। तो ये यही चाहते हैं कि द्रविड़ वो अलग हो, कन्नड़ वो अलग हो, बंगाल अलग हो, पंजाब अलग हो, कश्मीर अलग हो। और कश्मीर पर भी इनका जो 370 को जो इन्होंने चैलेंज किया था, इन्होंने इन्हीं की सीआई की उसमें जो बेंच में था ये, तो उन्होंने अपेंड किया, जो सरकार के कानून को जो है सही माना। तो ये इनके ये चाहते थे कि जो भी इश्यू लेकर के हम जाएं, इनका तो पूरा गैंग है, प्रशांत भूषण और ऐसे जो पीएलआई गैंग जो है, ये सब है। तो ये चाहते थे कि ये हमारे हिसाब से चले। तो अब देखिए इनका ये दबाव कितना काम आता है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं। पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।